हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप्स हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली आज फिर से लेकर आ गई हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक। वैसे आज ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आज की जो क्लासेस हैं आपकी मिक्स्ड क्लास रहेंगी, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, है ना। आज के हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बजट से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, और कुछ हैं आपके मार्जिनलाइज से रिलेटेड। तो हम सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं भाई, हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बच्चे एसडी कैंपस से जुड़ सकते हैं। अभी इस समय आपकी वीडियो के नीचे जस्ट एक पट्टी आ रही है, उस पर आ रहा है एक नंबर। बच्चा आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो भी इंक्वायरी, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप पूछ सकते हैं। हमारी जो सपोर्ट टीम है वो पूरी हेल्प करेगी आपकी। अब इसके बाद अगर आप लोग बहुत अच्छा पब्लिकेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई पब्लिकेशन ढूंढ रहे हैं जहां आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, साइंस और प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें एक जगह एक ही पब्लिकेशन की मिल जाएं, तो अगर ऐसा कुछ आप सर्च कर रहे हैं तो बच्चा एसडी पब्लिकेशन क्लास 9th के लिए और क्लास 6 के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट की कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और जो नवोदय के बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज चूज करते हैं तो हिंदी, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो अपने पास के बुक स्टोर पर जाकर एसडी पब्लिकेशन की बुक मांगेंगे, आपको जो है वो बुक मिल जाएगी। तो क्लास 6 में है आप, आपके लिए एसडी पब्लिकेशन की बुक्स हैं। अगर क्लास 9th में हैं आप, तो भी आप लोगों के लिए एसडी पब्लिकेशन की बुक्स हैं। आप लोग कर सकते हैं ये बुक्स परचेज। इसके अलावा एक नई न्यूज जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूं भाई, कोई भी अगर बच्चा, नया बच्चा, कोई भी अगर कोई भी कोर्स परचेज करता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, या फिर सैनिक स्कूल का, या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो वो एक कोड यूज कर सकता है। ये कोड है मेरा कोड DH10। ये DH10 करके जो कोड है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे कोर्स को परचेज करते हुए, तो मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। इस 10% के डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं आप बेनिफिट। ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और जो बच्चे ज्यादा फीस सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए है 10% का डिस्काउंट आपको इस कोड को अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, उनका टर्म कितना होता है, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, या फिर 7 ईयर। क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैं बताती हूं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। पेन और पेपर लेके बैठेंगे, अटेंटिव मोड में रहेंगे और जल्दी से क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो कितना होता है भाई, हमें पता है। यहां पर पूछा जा रहा है राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा का जो टर्म होता है, जो टेन्योर होता है, वो होता है भाई 6 ईयर। 6 ईयर इज द राइट आंसर। वहीं अगर लोकसभा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bill that seeks to amend the constitution is called a money bill, ordinary bill, private members bill, या फिर constitutional amendment bill. What is the right answer here? That a bill that seeks to amend the constitution is called a, what is the right answer? मैं साइड हो जाती हूं, आप लोग स्क्रीन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। that's a money bill, ordinary bill, private members bill, या फिर constitution amendment bill.
कौन सा होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ये। डी इज द राइट आंसर। दैट बिल इज सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं जल्दी से मूव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु कैन इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको पार्लियामेंट में कौन इंट्रोड्यूस करता है? ओनली द प्रेसिडेंट, ओनली द प्राइम मिनिस्टर, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या ओनली द स्पीकर? कौन करेगा? हु कैन इंट्रोड्यूस अ ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट? सो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट, तो भाई कौन करेगा? एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि which type of bill can be introduced by any member of parliament? मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या नन ऑफ above? तो अभी अभी भाई हमने देखा है द राइट आंसर विल बी द ऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी को लोकसभा या राज्यसभा, मतलब ऑर्डिनरी को कोई भी एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑर्डिनरी बिल को क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द सेम क्वेश्चन इज हियर, सो द राइट आंसर इज ऑर्डिनरी बिल। ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गए, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच हाउस हैज द पावर टू इंट्रोड्यूस अ मनी बिल? कौन से मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की जो पावर होती है वो किस हाउस में होती है? लोकसभा में, राज्यसभा में? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो भाई अभी अभी हमारा मनी बिल जो है आया है ना, हमारा अभी अभी बजट आया है, हमें पता है। सो भाई किस में होती है ये पावर? ये पावर होती है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। लोकसभा ही आपके मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है और कोई नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि मनी बिल जो है, अब इसके पीछे का रीजन सुन लेते हैं, हम समझ लेते हैं। मनी बिल जो है, मनी किसकी है? टैक्सेस दे रहे हैं हम। मनी किसकी है? पैसा है हमारा। सो मनी बिल पर जो राइट होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब कि हमने वोटिंग की है, हमने वोट दिया है, सो ऐसे लोग जाते हैं कहां पर? ऐसे लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठकर वो जाते हैं पार्लियामेंट में। तो भाई ये जो मनी के ऊपर राइट होगा ये उनका होगा जिन्हें हमने सिलेक्ट करके वहां भेजा है, ठीक? इसलिए लोकसभा में ही ओनली मनी बिल को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा? जो राज्यसभा का सेशन होता है उसको कौन ओवर करता है? प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भाई हम सबको पता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया है, और मैंने आपको बताया था कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कौन होता है? वो उसको देखो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर है, पर ऐसा तो नहीं है कि अब किसी को भी बेवजह पैसा दिया जा सकता है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, वो कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो नहीं कर रहा है, पर फिर भी उसको पैसा दिया जाएगा। दैट विल बी नॉट पॉसिबल। सो वो क्या करता है? राज्यसभा जो होती है उसका होता है स्पीकर। राज्यसभा में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करता है, बट होता कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो उसको राज्यसभा में स्पीकर के तौर पर रखा जाता है। तो कौन करता है भाई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बोला जाता है मनरेगा? क्या बोला जाता है इसको? मनरेगा। मनरेगा इसको बोला जाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बोला जाता है, ठीक? अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो क्यों होता है भाई, क्यों लाया गया? इसका प्राइमरी फोकस क्या था? इसका प्राइमरी फोकस अर्बन डेवलपमेंट था, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन अ रूरल एरियाज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल? क्या था? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। एंड मैं हो जाती हूं साइड, सो जल्दी से कीजिए आंसर। क्या था इसका मेन जो पर्पस था भाई?
बी इज द राइट आंसर, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है वहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। What is the role of NGOs in confronting marginalization? अब हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे NGOs होते हैं, NGOs काम कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, और बहुत सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहे होते हैं, पॉवर्टी पर भी काम कर रहे होते हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे होते हैं। हर एक सेक्टर में NGOs जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब ये जो NGOs होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों काम कर रहे होते हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? सो भाई NGO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका पॉलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एनजीओज होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओज इन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। अब मार्जिनलाइजेशन में जो एनजीओज का रोल होता है वो क्या होता है? सिंपल। सो यहां पर जो ऑप्शन है बेटा हमारे पास में वो है, एक्सक्लूड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एडवोकेट फॉर द राइट एंड प्रोवाइड द सपोर्ट, promote the economic disparity, या oppose the educational opportunity. What is the right answer? Oppose the educational opportunity, promote the economic disparity, advocate for the right and provide the support, and exclude the marginalized group. What is the right answer? What is the role of the NGOs in confronting marginalization? क्या होगा राइट आंसर, क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताएंगे। किसी का कोई आंसर आया? सो भाई क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बेटा, जो एनजीओज होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एडवोकेट फॉर द राइट्स, उनके राइट्स के लिए, उनके राइट्स की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइज, जो आदिवासीज हैं, जो SC ST वाले हैं, जितने भी SC ST ग्रुप में आते हैं, उसके से रिलेटेड जितने भी एनजीओज होते हैं उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनके राइट के लिए बात करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सो द राइट आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a legal measure to confront the marginalization? वो which of the following is a legal measure to confront the marginalization? कल्चरल फेस्टिवल्स, सोशल गैदरिंग्स, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट। अब इसका आंसर तो बहुत इजी है, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हमें इसमें ही आंसर मिल जाएगा। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन पढ़ के ही हमें आंसर मिल जाएगा इसमें। एक बार ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शंस देखो, उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। बताओ क्या है इसका राइट आंसर? So, what is the right answer? The right answer here is anti-discrimination law. स्पोर्ट्स इवेंट तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस ऑप्शन का यहाँ पर। कल्चरल फेस्टिवल ऑब्वियसली नॉट, सोशल गैदरिंग नो। सो द राइट आंसर हियर इज एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। लीगल मेजरमेंट की बात की गई ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, What is the primary cause of marginalization of Dalits in India? देखो आज का जो टॉपिक है ना बच्चा, वो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन वाला टॉपिक है। नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल गया होगा, सो होप सो कि आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। अब अगर आप लोगों ने कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे सॉल्व, इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका आंसर करेंगे आप लोग। आप लोगों से यही कहूंगी बेटा, देखो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली, अगर आप सैनिक एस्पिरेंट हो, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं ना, वैसे ही अभी आप लोग स्कूल लाइफ में हो तो आप लोग कौन हो? सैनिक एस्पिरेंट हो। अगर आप सीरियसली
अपना जो सैनिक का एग्जाम है वो देना चाहते हो, बहुत सीरियसली देना चाहते हो और लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो भाई पढ़ के तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस 25 to 30 मिनट में आई एम ट्राइंग कि आपको एक टॉपिक से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भाई ये टॉपिक क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में बता दूं। ये मेरी कोशिश होती है, क्योंकि 30 मिनट में दैट विल बी नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा चैप्टर खत्म करके आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूं। पर मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं, इंट्रोड्यूस करवा रही हूं टॉपिक से कि भाई आपके ये टॉपिक हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। सो आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, और जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है बच्चा, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पढ़ के आओ पहले, तो आपके लिए इजी होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलो, अब क्या पूछा है इसमें देखते हैं एक बार। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित्स इन इंडिया? ऑप्शन क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिकल पॉलिसीज, कास्ट सिस्टम, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? जल्दी से क्विकली रिप्लाई करके बताएंगे, मैं हो जाती हूं साइड, और जल्दी से ऑप्शन देखो और बताओ क्या है इसका राइट आंसर। What is the primary cause of marginalization of Dalits in India? क्या है भैया? कास्ट सिस्टम है, सिंपल सी चीज है। इसी को लेके तो इतने सारे लॉज बन रहे हैं, इतने सारे रूल्स बन रहे हैं। अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल है वो आया है किस चीज को लेके भैया? कास्ट सिस्टम की वजह से, है ना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन? इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात पूछी गई है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल? इनमें से कौन सा इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन का एग्जांपल है? सोशल एक्सक्लूजन, लैक ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉवर्टी, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, सिंपल सी चीज। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन? तो इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन का जो एग्जांपल है वो क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और चारों ही ऑप्शन में से एक जो आंसर है ना, बहुत इजी है। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। भाई इकोनॉमिकली जो अनबैलेंस है वो क्या है? पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी ही तो सबसे बड़ा इशू है। इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या सबसे बड़ा इशू क्या है? पॉवर्टी। सो द एग्जांपल इज पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे? विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू डिस्प्लेस द आदिवासीज? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, या फिर प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989, या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट 2006। कौन सा इसमें से सही आंसर है? ये जो आपका एक्ट बना था, दैट वाज विच एक्ट? एक एक्ट बना था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू डिस्प्लेस द आदिवासीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट 2006। क्लियर हुआ? अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट क्या था, क्यों बनाया गया था, इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बॉडी इंश्योर दैट द राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर
प्रोटेक्टेड इन इंडिया? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन? सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, सो फाइनेंस कमीशन का कोई काम नहीं, प्लानिंग कमीशन का कोई काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है भाई, जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उन सबको की देखरेख करता है, तो इलेक्शन कमीशन का भी कोई काम नहीं है। सो द राइट आंसर इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। Next question. What is the significance of the Prevention of Atrocities Act 1989? अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने कल भी देखा था। जो आर्टिकल है, एक्ट है, कौन सा 1989 वाला जो आर्टिकल है, इसको हमने कल भी देखा था। तो अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने कल इसको क्या सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमने क्या सॉल्यूशन दिया था। मुझे लगता है आप लोगों के लिए आज ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा। अब यहां ऑप्शन क्या है? इट्स एम टू प्रिवेंट द क्राइम्स अगेंस्ट द SC एंड ST, इट्स प्रोवाइड द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टू द मार्जिनलाइज्ड, इट्स प्रमोट्स द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल, या फिर इट्स बैन द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? What is the significance of the Prevention of Atrocities Act? कल ही आया है ये वाला क्वेश्चन, कल ही मैंने इसको सॉल्व करवाया है। क्या होता है? मैं साइड हो जाती हूं, जल्दी से मुझे आप लोग आंसर बताएंगे। क्या करता है भाई, ये जो SC ST के अगेंस्ट में क्राइम हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। कब आया था? 1989 में आया था। सो द राइट आंसर हियर इज ए, इट्स एम टू प्रिवेंट द क्राइम अगेंस्ट द SC एंड ST। ठीक है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट एंड ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब कौन होती है? जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है। Which movement was started by the Adivasis to fight against their marginalization? दलित मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर भूदन मूवमेंट? Which movement was started by the Adivasis to fight against their marginalization? इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग गूगल पर सर्च। भाई तुम लोगों को कुछ होमवर्क भी तो देना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को करोगे आप लोग गूगल पर सर्च और इसका आंसर निकाल के लेके आओगे। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी नहीं, बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगी ही। Next question. Which is one of the primary ways Adivasis have been marginalized? Industrialization, agriculture, advancement, displacement for their land, या फिर access to education? So obviously simple सी बात थी, जो आदिवासी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आदिवासी जो marginalized ग्रुप में हैं, जो marginalized आदिवासीज हैं, उनके साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट फॉर देयर लैंड। वो अपने लैंड को छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे भाई अपने लैंड को छोड़ के वो दूसरी जगह जा रहे हैं। अदरवाइज वो अपने एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, पर वो अपने लैंड को छोड़ कर जा रहे हैं, अपने लैंड को छोड़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है भाई बहुत सारी चीजें हैं। वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं और इस चीज को खोजा जा रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फॉरेस्ट एरिया में। सो जब आप लोग इस यूनिट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर वेरी क्लियरली, है ना। सो द डिस्प्लेसमेंट फॉर देयर लैंड, अपनी जमीन को, अपने घर को, अपने एरिया को छोड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उनकी जो जमीनें हैं वो छूट रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटेड है समथिंग लाइक दैट, which is what is the main reason for the marginalization of Adivasis? Economic policies, social customs, loss of the lands and forest and educational system. तो obviously उनके जो उनका लैंड है, उनकी जो जमीनें हैं, उनका जो जंगल है उसका लॉस हो रहा है ना। सी इज द राइट आंसर। पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पर्पस द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, या फिर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली?
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रपोज द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई इसका राइट आंसर होगा, भाई कोई भी कर सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी प्रपोज कर सकती है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोथ देयर इज अ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों को ही ये राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर What happened if the president returned a bill to parliament? President ने बिल जो है वो पार्लियामेंट में रिटर्न कर दिया for the reconsideration and it is passed again. ठीक है, so in that situation the bill is discarded, the bill become the law without further delay, the president can veto it again, या फिर the supreme court review it. क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर भाई व्हाट हैपेंड, अगर द प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल, प्रेसिडेंट ने जो बिल है वो रिटर्न कर दिया, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसका राइट आंसर? भाई अगर जो प्रेसिडेंट है अगर वो वीटू करेगा तो एक बार वीटू कर सकता है, दोबारा तो वीटू कर नहीं सकता है ना, सो दोबारा वो वीटू कर नहीं करेगा, बिल जो है वो डिस्कार्ड नहीं होगा, जो बिल है ना वो क्या होगा, द बिल बिकम द लॉ विदाउट डिले, जो बिल है वो लॉ बन जाएगा विदाउट डिले, विदाउट द फर्दर डिले। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउ बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं भाई? पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। अब ये 3 सेशन कौन कौन से होते हैं ये आप बताएंगे मुझे। एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ होमवर्क के लिए, इसका आंसर देके जाऊंगी मैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम गैप, जो मैक्सिमम गैप होता है सेशंस के बीच में, अलाउ बिटवीन टू सेशन, 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है पार्लियामेंट में वो कितना होता है, या पार्लियामेंट का जो गैप होगा 2 सेशन का मैक्सिमम वो कितना होगा? 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर? कितना होगा मैक्सिमम? वो गैप हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 6 ईयर। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, भाई ये होमवर्क है आप लोगों का, द राइट आंसर हियर इज 6 मंथ। ज्यादा से ज्यादा जो गैप हो सकता है 2 सेशन के बीच में पार्लियामेंट में वो 6 मंथ हो सकता है। ठीक, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो रहा आप लोगों के सामने ये, अब आपको इसका जो आंसर है वो बताना है मुझे, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को एक आंसर और बताना है कि भाई जो पार्लियामेंट में सेशन होते हैं टोटल कितने सेशन होते हैं और कितने टाइम पीरियड में होते हैं। ये आप लोगों के लिए है होमवर्क और इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। सो ये आंसर और पार्लियामेंट के सेशन, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से कल। सो मिलते हैं फाइनली कल की क्लास में। आप लोगों को अगर ये लगता हो कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखती तो बच्चा मैं आप सब लोगों के कमेंट्स देखती हूं। सो कमेंट्स करना, मैं देखूंगी कि आप लोगों ने क्या सेंड किया है, आंसर दिया है कि नहीं दिया है इसका। एंड मिलते हैं कल की क्लास में। कल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, सो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो। एंड नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी के टॉपिक्स उठाऊंगी एंड उसको एक ब्रीफ में थोड़ा सा समझा के और उसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हम मूव करेंगे। पॉलिटी आपकी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को इससे आइडिया भी लग जाएगा कि आप लोगों के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 2 क्लासेस और होंगी इसकी, 2 या 3 क्लासेस। इसके बाद हम ज्योग्राफी की तरफ करेंगे मूव। तब तक रखो अपना ख्याल, अच्छे से रहो एंड मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।